वेलकम बैक वंस अगेन टू योर फेवरेट चैनल दैट इज लुकमान आईएएस एकेडमी। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज का सेशन शुरू करने से पहले आज की तारीख दैट इज 22 अप्रैल। तो आज दुनिया भर की जो हम बात कर रहे हैं, जो कंट्रीज हैं, हम हुए, कोई भी हुए, ये आज एक बहुत ही खूबसूरत त्योहार, बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं हम सब, दैट इज ईद। तो लुकमान आईएएस की टीम से आप सभी लोगों को पूरे दिल से ईद मुबारक। और हम दुआ करते हैं कि आपको आपकी सक्सेस, आपको आपकी कामयाबी, आप अपनी जिंदगी के शिखर पर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंचे। और हमसे जो भी हो सकेगा, जितना भी सपोर्ट सहयोग हो सकेगा, हम वो आपको आपकी सक्सेस मिलने तक, ये हमारा वादा है और ये हमारा दावा भी है कि हम करते रहेंगे। वादा कुछ जस्ट अगर मैं उल्टा बोल दूं तो वो दावा भी हो जाता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे हमारा वादा और दावा दोनों है आपके लिए कि हम आपके साथ आपकी सक्सेस मिलने तक और उसके बाद भी बने रहेंगे। और इसीलिए हम कहते हैं दिस इज आवर मोटो, टर्निंग योर ड्रीम्स इनटू योर रियलिटी। ओके एवरीवन, तो चलिए आज इस स्पेशल सेशन की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं। ये सेशन शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये हमारे उन भाइयों बहनों के लिए है जो अभी एक्चुअली में अंडर ग्रेजुएट्स हैं, वो जिन्होंने सोचा है कि नहीं, मुझे जिंदगी में बनना है तो सिर्फ और सिर्फ एक अधिकारी, एक ऑफिसर ही बनना है। बनेंगे तो आईएएस ही बनेंगे, आईपीएस आईएफएस ही बनेंगे, आईआरएस ही बनेंगे, जिन्होंने ये कसम खा रखी। ठीक है, हालांकि ये और भी ऐसे हैं जो कसम खाते हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं। लेकिन आज का ये जो सेशन है हमारा, ये स्पेसिफिकली हमारे उन भाइयों बहनों के लिए है जो अभी कॉलेज में हैं या स्कूल से अभी पास आउट किए हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, और जिनका जिंदगी का सबसे बेहतरीन जो है सपना यही है कि कम से कम उम्र में ये लाल बत्ती की गाड़ी अपने नाम करवा ली जाए। ठीक है, कम से कम उम्र में अपने आप को वर्दी में देख लिया जाए, कम से कम उम्र में जो है अधिकारी, ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर, ओके, ये एक रैंक, ये एक पोस्ट मेरी हो जाए। तो जैसे कि हमारे पास देखिए यहाँ पे दो नाम हैं जिनका जो है लुकमान आईएएस के जो है स्टूडेंट रहे हैं। अंसारी सर के जो है ये एक बहुत ही एक फेवरेट स्टूडेंट्स में से एक रहे हैं, बिकॉज दे हैव ऑलवेज शोन द हाईएस्ट लेवल ऑफ डेडिकेशन, highest level of hard and smart work, okay, and hence they have proved it that yes, age is just a number. ठीक है, age is just one, so this is what number, the digits, that has nothing to do with your experience and the wisdom and the talent, राइट। तो नीतीश रजोरा सर और हमारे पास सत्यम गांधी सर, ये दो नाम है हमारे पास, ओके, दोज हु हैव क्वालिफाइड द यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड बिकम द आईएएस ऑफिसर्स, ओके, इन द वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ। They were just 22, 23 or 24 years of age when they qualified to become an IAS officer, okay, and so on. So इन्हीं से मोटिवेशन लेकर जैसे हमारे पास और नाम है हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल we've got the youngest IPS of the nation, Ansar Sheikh, yeah, the one who was considered as the youngest to hold the rank 1, okay, Tina Dabi, okay। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं हमारे पास जिन्होंने कम से कम मतलब 25 के अंदर, 23, 24, 25 की एज में भी इन्होंने क्वालिफाई किया है, 21, 22 की उम्र में भी ये क्वालिफाई कर ले जाते हैं, ओके। तो आइए बात करते हैं पूरी कहानी को, पूरी जो है एक दास्तान को समझते हैं कि किस तरीके से अगर मैं एक अंडर ग्रेजुएट हूं, ओके, तो मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, किस तरीके से मुझे जो है अपना सिलेबस कवर अप करना है, क्या मेरी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एकदम कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करनी है हमें। और आगे ये सेशन शुरू करने से पहले मैं बस एक बात कहना चाहूंगा। अब जैसे कि मैंने डिस्क्लेमर में बता दिया है कि आज का हमारा ये सेशन हमारे उन भाइयों बहनों के लिए है जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, और आप लोगों को ही मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, अंडर ग्रेजुएट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, भाई बहन है, कि यार देखो एक चीज ध्यान रखना, ये दुनिया ना बेवकूफों से भरी हुई है ना, भरे बैठे यहां, ज्ञानवान कुछ है नहीं, जानकारी कुछ है नहीं, चले आते हैं प्रवचन देने। इनसे दूरी बरकरार रखें, बहुत दूर रहें इनसे। जैसे कि कहने का मतलब ये है, जैसे आपको ना मिलेंगे कुछ ऐसे जो कहेंगे अरे यार अभी क्या अंडर ग्रेजुएट हो, अच्छा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अरे ठीक है बढ़िया, आराम से तैयारी करो, तो बस बहुत टाइम ही टाइम है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
अपने दिमाग में इस बेवकूफाना स्टेटमेंट को कभी ना बैठने दें कि तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। बिल्कुल नहीं तुम्हारे पास टाइम। ओके, क्योंकि तुम अगर 2 साल 3 साल बैठकर तैयारी कर रहे हो ना, तो तुम्हारा पहले नहीं तो मैक्सिमम दूसरे अटेम्प्ट में निकलना चाहिए। वरना यही ना जो तुमको कह रहे थे अरे आराम से पढ़ लो, बहुत टाइम है, यही सबसे पहले गालियां देने चले आएंगे कि अरे इतने साल से तैयारी कर रहे थे नहीं हुआ। ओहो, मतलब तैयारी के नाम पे बाबू कुछ और कर रहे थे। ठीक है, ध्यान रखना, इन बेवकूफों से 2 गज दूरी, और इनके लिए तो मास्क भी है जरूरी। इनसे तो मास्क पहन के बात करो, ये अपना बेवकूफाना बड़ा वायरस तुमको डाल देगा। इनसे एकदम दूर रहो, बहुत कायदे से। सच में अमिताभ बच्चन बोलते थे ना कोरोना के टाइम पीरियड में, क्या 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, बहुत जरूरी। अरे फालतू का स्टेटमेंट है ये। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग जो है ना, देखो एक मशीन की तरह होता है, और इस मशीन में और दिमाग में एक छोटा सा फर्क है। अगर मशीन में जंग लग जाए, ठीक है, तो उसमें ग्रीस रीस लगा के, ऑयल वगैरह लगाकर, ठीक है, उसकी ग्रीसिंग वगैरह करके जंग छुड़ाई जा सकती है। अगर जंग छूट नहीं रही है तो कोई बात नहीं, मशीन के पुर्जे, पार्ट्स बदले जा सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक सच्चाई से अपने आप को रूबरू कराएं। दिमाग भी एक मशीन है, लेकिन फर्क इतना है कि अगर आपके दिमाग को जंग लग गई है, तो दुनिया का ऐसा कोई ऑयल ग्रीस नहीं बना है जो दिमाग से जंग उतार सके। और मेडिकल साइंस भी इतना आगे अभी तक नहीं पहुंचा है जो आपके दिमाग के सेल्स बदल सके कि अरे ये वाले सेल तुम्हारे आलसी वाले हो गए, लाओ इनमें हम एनर्जी वाला, स्फूर्ति वाला, इन्फिगोरेसी वाला, ठीक है, सेल्स डाल देते हैं। नॉट पॉसिबल, अंडरस्टैंड, एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। समझे? तो दिमाग में देखो, आप जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं ना, आप बहुत ही ज्यादा अगर प्रॉफिट में हैं तो बहुत ही ज्यादा डेंजर में भी होते हैं। प्रॉफिट में कैसे? क्योंकि एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। डेंजर में कैसे? क्योंकि एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। अब कई बार यही बात आ जाती है ना कि मेरे को तो वो दूर दराज के एक चाचा हैं, फूफा है, खाला है, अप्पी हैं, है ना, सर हैं, आंटी हैं, अंकल ने बताया है कि अरे मैं तो अभी आराम से पढ़ाई कर सकता हूं, मेरे पे बहुत टाइम है। और ये जब आराम की आदत तुम्हारे में लग गई ना, तो फिर खत्म है जिंदगी। कभी मेहनत नहीं कर पाओगे। फिर लिखित स्टेटमेंट ले लो ये, ठीक है, आराम उसमें मत आए। क्योंकि ध्यान रखना, जैसा मैंने अभी कुछ मिनटों पहले बोला, पहले या दूसरे अटेम्प्ट में अगर नहीं निकाल पाए ना, चलो तीसरा भी ले लो, है ना। तो यही जो खालू, अप्पी, है ना, फुफ्फी, चाची, मामी, आंटी, ये जो कह रही थी ना, है ना, ये आंटी अंकल, है ना, ये चाचा मामा जो कह रहे थे ना आराम से पढ़ो, यही आके सबसे पहले गालियां देंगे। काहे को नहीं निकला है? 3 साल से झकमरा के पढ़ाई कर रहा था। क्या कर रहा था? अच्छा, पढ़ाई के नाम पे फिर तो कुछ और कर रहा था, राइट? ओके, तो ध्यान रखना, क्योंकि एक और सच्चाई से आपको रूबरू कराते हैं। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या जो एज में थोड़ा सा ज्यादा हैं, वो ना पढ़ाई करते हैं क्वालिफाई करने के लिए। ऑब्वियसली यार, इतना उनके टाइम नहीं होता है। दिमाग में सबसे पहले यही होता है कि यार पहले क्वालिफाई कर लेते हैं। किसी भी आप यूपीएससी कैंडिडेट से मिलिए जो कि ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है, वो आपको 99% वो स्टूडेंट यही बात बोलेगा बेचारा कि यार पहले क्वालिफाई कर ले, फिर देखते हैं रैंक वैंक का। उससे पूछो यार कितनी रैंक चाहते हो, तो कहेगा यार देखो आईएएस बनना है तो टॉप 100 150 रैंक तो मुझे लानी पड़ेगी। वो कभी नहीं बोलेगा मेरे को टॉप 10 रैंक चाहिए। उसको पता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरा फिलहाल टारगेट है कि मैं क्वालिफाई करूं। लेकिन जो तुम हो ना अंडर ग्रेजुएट, फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक भी अगर हो, जिसको पता अगले 2 साल बाद एग्जाम देना है, यू हैव गॉट द टाइम एंड द अपॉर्चुनिटी। गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव गॉट द गोल्डन ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू हैव और टू लॉक योरसेल्फ इन द टॉप 10 रैंक। दैट्स रियलिटी, अंडरस्टैंड इट। डोंट बी द फूल कि अरे आराम से पढ़ेंगे, कुछ नहीं हो रहा, यहीं बैठे के बैठे रह जाओगे, धरे के धरे रह जाओगे आराम के नाम पे। ठीक है, आराम आराम है। चाचा ने कहा था, चाचा नेहरू ने,
बहुत चाचा मामा की बात मानते हो ना, तो चाचा नेहरू की बात पर जो है फोकस करें, है ना। क्या आराम बाबू है हराम। और तुम जरा सोचो, उस एक पल को जरा सोचो, उस एक खुशी को जरा सोचो जब कहोगे कि अरे 21-22 की उम्र है, 23 की उम्र है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, चलो सेकंड अटेम्प्ट भी है, हु एम आई एम द ब्लडी आईएएस ऑफिसर, नाउ टेल मी कौन है रे, कौन उलझेगा, है ना। आईपीएस ऑफिसर हूं मैं, और बोलो आईएफएस हूं, फॉरेन सर्विसेज, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं देश दुनिया में, रेवेन्यू सर्विसेज में ऑफिसर है, कस्टम्स में, एक्साइज में, आ जाओ बता देंगे, अच्छे अच्छे करप्ट इंसानों को ना लाइन पे ले आएंगे, ठीक है, जिन जिन लोगों की तकलीफें हैं उनको ऐसे चुटकी बजा के तकलीफें दूर कर देंगे, राइट। ये असलियत है, समझे। तो यहां अपने आप को दिमाग में रखें, ये एक छोटा सा लॉजिक कि प्लीज यू गाइज द अंडर ग्रेजुएट्स, यू गाइज आर द टॉप कंटेंडर्स, ओके, टू होल्ड अप द टॉप रैंक्स, रैंक 1 2 3 4, टॉप 10 रैंक हो सकती है तुम्हारी, अगर इस एक स्टेटमेंट को अपने मन में ना बैठाओ कि अरे मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, आराम से पढ़ लेंगे, हो गया खत्म कहानी। कहोगे फर्स्ट ईयर बीत जाए तो सेकंड ईयर से करेंगे, अच्छा सेकंड ईयर आ गया, अच्छा चलो शुरुआत करते हैं, धीमे धीमे शुरुआत करते करते ना सेकंड ईयर कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक। फिर थर्ड ईयर में आके बोलोगे अरे यार अब तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कॉलेज का भी एग्जाम है, अच्छा वो प्रोजेक्ट भी बनाना है, ओ हो टाइम निकल गया, अच्छा कोई बात नहीं, कॉलेज एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर तैयारी शुरू करें, फिर वही वाली बात हो गई ना, फिर तो वहीं आ गए, 3 साल तुमने मजाक मजाक में फिर वेस्ट कर दिए, यू नो, इन जस्ट अ मैटर ऑफ जोक, सिंपली, राइट। सो गाइस प्लीज ध्यान रखें, मेक अ very good amount of distance from those idiots, those who are saying that you have got very ample amount of time, you can study at your comfort with ease, never, ठीक है। संस्कृत का एक यहां पर श्लोक है, मैंने अपने स्कूल में पढ़ा था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा संस्कृत में, ओके, कि विद्यार्थिनः कुतः सुखम एंड सुखार्थिनः कुतः विद्या, राइट, ऐसे बोलते हैं, सुखार्थी बनोगे विद्या नहीं मिलेगी, विद्या नहीं मिलेगी कहां से यूपीएससी क्वालिफाई करोगे, और अगर विद्या चाहिए तो ये जो सुख, ये जो है ना, इसको थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा। देखो ये है एक जिसे बोलते हैं ना तपस्या, और क्वालिफाई करना है, अधिकारी बनना है तो तपस्या करनी पड़ेगी। लेट देम अंडरस्टैंड, लेट ऑल दोज वॉइसेस दैट आर रेज्ड अगेंस्ट यू, all of those voices that criticized you, all of those voices, all of those people, those who stated that तुमसे नहीं हो पाएगा, मिठाई सबसे पहले उन्हीं के घर जानी चाहिए, हो गया अजब, और कम से कम उम्र में हुआ है, अब बोल, राइट। ये बोलते हैं ना कि खुदा सलामत रखे उन आंखों को जिनमें हम दिन रात चुभते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमारी सफलता की चमक आनी बाकी है, और एक बारी हमारी सफलता की चमक आ जाए इनकी तो आंखें फूट जाएंगी ना। किसी ने बहुत सही लिखा है ये बात कि खुदा सलामत रखे उन आंखों को जिनमें हम दिन रात चुभते हैं, क्योंकि अभी तो ये चुभन सिर्फ हमारे स्ट्रगल की, हमारा स्ट्रगल देख के हमारे एंटीज, हमारे जो ऑपोजिशन है वो हिल गए हैं, हमारा सक्सेस देखेंगे तो धस जाएंगे जमीन के नीचे, 2 गज जमीन के नीचे, 2 गज दूरी छोड़ो, 2 गज जमीन के नीचे धस जाएंगे ये, राइट, ओके। तो ये बात ध्यान रखिएगा, लेट देम स्पीक एंड यू डू योर वर्क, द डे विल कम, ओके, द सिंपल लॉजिक, लेट देम चेंज द रूल्स, दे आर चेंजिंग द रूल्स, लेट देम चेंज द रूल्स, यू चेंज द होल गेम, है ना। उनको बोल देना जाके, यू आर बिजी इन चेंजिंग द रूल्स, good, all the best, keep going, let my time come, I will change the whole bloody game, simple, okay। तो ध्यान रखना है ये सारी बातें। चलिए आइए अब बात करते हैं कि किस तरीके से मुझे अपनी प्रिपरेशन को रखना है, सो दैट ये वाली जो लाइन है ना मेरे पास कि कैसे बने कम उम्र में एक अधिकारी, एक ऑफिसर, एक आईएएस या आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस ऑफिसर, ओके, तो उस पर बातचीत करते हैं। सो आई हैव टू कवर अप अ वेरी शॉर्ट टॉपिक दैट विल एक्सप्लेन मी अबाउट माय स्ट्रेटजी, राइट। सो देखिए एक कहावत है ना कि
वन सिंगल स्टेप। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी ये कहावत जब ये स्टेटमेंट दिया था। कहावत नहीं है, स्टेटमेंट है। ओके, जब ये चांद पर पहला कदम रखने जा रहे थे। ओके, वन स्टेप फॉरवर्ड, वन जायंट लीप टुवर्ड्स द मैनकाइंड। सब कुछ जो शुरुआत है ना वो पहले कदम से होती है, और पहले कदम को उठाना क्या है। देखो, जो जग जाहिर है इस बात का, यूपीएससी की दुनिया में जग जाहिर है कि ये जो पहला कदम है क्या है। एक वो कहते हैं ना कि एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, कि एक बिल्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग होगी ये उसकी नींव डिसाइड करती है। उसकी जो बेस है, उस बिल्डिंग का जो बेस है वो डिसाइड करता है, राइट, दैट हाउ मच स्ट्रॉन्ग द बिल्डिंग इज, how much strength and the durability the building consists is every time, I must say this again, is decided by and only by the base of the building. और आपकी प्रिपरेशन अगर आपको बहुत अच्छी रखनी है without any break, and you should understand that yes, I'm going to qualify in the first and the second attempt, what I'm going to give. Okay, in the very next 2 attempts I'm going to be the IAS officer. Then the first thing that you are about to do, the first thing that you must do is strengthen your base. बेस मजबूत, सब मजबूत, ठीक है। और आइए बात करते हैं द बेस। आजकल चल रहा है ना, इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है, द बॉयज द गर्ल्स ऐसे करके, राइट। तो हम भी इधर एक फेमस कहानी लेकर चलते हैं, द बेस। व्हाट इज द बेस? जग जाहिर है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, द बुक्स ऑफ एनसीईआरटी। अब देखिए, सिंपल स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं, सिंपल टेक्निक आपको बता रहा हूं, जिसे प्लीज फॉलो करें। रिक्वेस्ट, इल्तजा, अरदास, ठीक है, विनती, जो कह लो वही है, रिक्वेस्ट है, प्लीज फॉलो करें, ठीक है। क्या है कि एनसीईआरटी कहते हैं 6th to 12th of all the subjects they are to be read, and I second this point, I totally agree with this point. ये पूरी तरीके से लॉजिकल स्टेटमेंट है, सही है। कैसे? जिस तरीके से, देखो एक प्रॉपर टेक्निक है, मैं आपको बताता हूं। जैसे जिस तरीके से हम स्कूल में होते थे, तो हम क्या करते थे उस टाइम, जैसे क्लास 6 में हम गए, हमारे पास एनसीईआरटी आ गई, ठीक है। लेट्स से पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है, हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी की है, इकोनॉमिक्स की है, राइट। ये सारी एनसीईआरटी इन्हीं सब्जेक्ट्स की होती है, ओके। तो क्या होता है यहां पर हमारे पास, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ओके, इसको लिख लेते हैं यहां पे, I have started my NCERT of political science. So I have to start it from class 6th itself. देखो, इसमें कोई शर्म वाली बात मत रखना यार, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, मैं 6th क्लास एनसीईआरटी पढ़ूं, तो दिमाग खराब हो गया है। देखो, you start from the lowest, then only you will be able to reach the highest. सच्चाई है ये जमाने की, ये हमारी और तुम्हारी सच्चाई है। किसी जमाने में बैक्टीरिया होते थे ना हम, आज ये ऐसा इंसान बने फिर रहे ना। तो स्टार्टेड फ्रॉम द लोएस्ट एंड सो वी हैव रीच्ड द हाईएस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बायोलॉजी। सिंपल कहानी, यहां पर भी देखो सिंपल कहानी है। लोएस्ट से स्टार्ट करो, हाईएस्ट तक तुम्हें पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा। किसी के अंदर इतनी औकात नहीं होगी, इतनी ताकत नहीं होगी कि तुम्हें रोक सके, because you have achieved the strength in your base, right? Enhanced base you have got, and now the durability of your success will be seen by the generations that will be, that are about to come, that do not even exist as of now. They will, when they start having their existence, they will hear the stories, जिस बोलते हैं ना वीर गाथा, okay, the heroic stories, that yes, there was someone who changed the history, who compelled the history, who compelled the time to run according himself or herself. Okay, तो आइए देखते हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी से मैंने शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल, ओके, मैंने पढ़ लिया चैप्टर 1, ठीक है, पहला चैप्टर मैंने पढ़ लिया। अब स्कूल में हम कैसे करते थे? चैप्टर 1 के बाद क्या आता था? चैप्टर 2, सबसे पहले यही जवाब आएगा, नहीं। चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 से पहले
हम क्या करते थे, हम बुक्स में दी गई एक्सरसाइजेस सॉल्व करते थे। जैसे कि उसमें क्या होता था, क्वेश्चंस एंड आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, उस ट्रू फॉल्स में आता था करेक्ट द स्टेटमेंट, ठीक है, इफ फॉल्स देन वाई, करेक्ट द स्टेटमेंट, ठीक। तो ये है असली प्रिपरेशन। हर एक सब्जेक्ट की अलग बुक बनाएं, ओके, हर एक सब्जेक्ट की जो है एक अलग नोटबुक बनाएं, ठीक है, स्कूल में जैसे करते थे सेम वैसे ही करना है, ओके। लेट्स से ये है पॉलिटिकल साइंस, इसकी मैंने ले ली एक प्रॉपर A4 शीट। अच्छा हाँ, ध्यान रखना प्लेन A4 शीट चाहिए, प्लेन। ये लाइंड वाले पेजेस पे लिखना बंद कर दें, ठीक है। ये तो खैर हमारा थोड़ा सा लूप होल है कि हम लोग इसको अभी तक हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। लाइंड वाले पेजेस आपके लिए बैंड है, स्कूल कॉलेज तक ही इसको रखें, उसके बाद नहीं। कोई भी सरकारी लेटर नोटिस देखा है या गवर्नमेंट ऑर्डर देखा है जो लाइंड पेजेस पे आता हो? कतई नहीं, वो गलत है, होता ही नहीं, वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उस स्कूल में बच्चों को खाली लिखावट सिखाने के लिए लाइंड पेजेस दिए जाते थे, लेकिन स्कूल कॉलेज के बाद भी जो हम लाइंड पेजेस पे लिखना शुरू कर देते हैं, राइट? नहीं, वो गलत है। A4 शीट, प्रॉपर A4 शीट पे लिखना शुरू करें, वरना मछली बनाने आता हो, चना बनाने आता हो, मेंस में पहुंचेंगे, प्लेन A4 शीट ऐसे मिल गई लिखने के लिए, अब कहेंगे यार इसमें तो लिखा नहीं जा रहा है, तो फिर वहां बनाएंगे मछली, ऐसा लिखेंगे, सीधा सीधा लाइन आ रही है, ऐसे जाएगी। फिर इधर से लिखना शुरू करेंगे, ऐसा सीधा सीधा लाइन आ रही है, ऐसे जाएगी, बन जाएगा मछली। एग्जामिनर भी देगा, ले बाबू मछली का अंडा खा जा, ठीक है। तो ये मत करें अपने साथ, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं पता चल पाती हैं जनरली, ठीक है, कोई बात नहीं, उसी के लिए हम आए आपके साथ, ठीक है, कि प्लेन A4 शीट पे लिखने की आदत डालें, लाइंड पेजेस पे नहीं, ठीक। पहली चीज। चलिए अब बात करते हैं वापस से। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ओके, मैंने पॉलिटिकल साइंस से शुरुआत करी, तो मेरे पास मैंने प्रॉपर एक मोटी नोटबुक ले ली है, स्पाइरल या नॉन स्पाइरल कैसे भी, उसी के अंदर इसके 6th to 12th के सारे क्वेश्चंस विथ आंसर्स लिख रखे हैं। इसी के अंदर सारे ट्रू फॉल्स हैं। आप बुक में करना चाहे बुक में भी कर सकते हैं, लेकिन इस पर करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। इसी में आपके पास आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी है, ठीक। यही सेम चीज आप हिस्ट्री के लिए भी फॉलो करें, 6th to 12th एवरीथिंग सेम, क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, इसमें एक और आता है, ठीक। बुक में तो आप करें ही करें, लेकिन ये ट्रू फॉल्स मैच द फॉलोइंग, लेकिन इसको अपने नोट्स में भी लिखें। सेम गोज विथ ज्योग्राफी, एब्सोल्युटली, ठीक। ज्योग्राफी के लिए भी सेम इज एप्लीकेबल विथ इकोनॉमिक्स, एब्सोल्युटली सेम इज एप्लीकेबल विथ अदर सब्जेक्ट, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। ये आपको क्लास 8th और 9th में मिलेगा। या एक और सब्जेक्ट आ जाएगा इसमें जो ज्योग्राफी का ही पार्ट है, ओके, दैट इज इकोलॉजी, राइट। ये इसी का सब पार्ट में एड ऑन है, अलग से सब्जेक्ट नहीं है ये। तो इसके लिए भी क्या करना है हमें, सेम, हर एक सब्जेक्ट की अलग नोटबुक, हर एक सब्जेक्ट का 6th to 12th क्लास का चैप्टर जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, हर एक चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, इसको अपने नोट्स में लिखें। क्वेश्चन उतारें, आंसर लिखें, फिर क्वेश्चन उतारें, फिर आंसर लिखें। अब इसका देखो फायदा क्या होगा। सबसे पहली चीज तो आपका बेस से ही शुरू हो जा रहा है राइटिंग प्रैक्टिस। द बिगेस्ट मिस्टेक a UPSC candidate does is not focusing on answer writing. biggest mistake, पढ़ता रहता लिखेगा नहीं। अब लिखेगा नहीं तो मेंस में जाकर बैठ जाएगा, अरे यार कनेक्ट ही करने नहीं आ रहा है, कनेक्ट करके लिखने ही नहीं आ रहा है, चलो अगले, फिर वहीं बैठा बैठा एग्जामिनेशन हॉल में मेंस में सोचने लगता है अगले साल का प्रीलिम्स कब है, ये वाला तो गया है ना, वो ऐसे ही सोचने लगता है, ठीक। तो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डूबोगे ही,
है ना? ओके, सो इससे सबसे पहली चीज तो आपका क्या हो जा रहा है सब करते करते, राइटिंग प्रैक्टिस। और उसके अलावा आप देखो, आपके पास आपकी पूरी एनसीईआरटी के नोट्स तैयार हैं। कभी जीवन में आगे रिवीजन करना हुआ ना, बुक खोलने की जरूरत ही नहीं है, एक बार कर डाला, सब एनसीईआरटी दे दो किसी और को, चलो तुम पढ़ लो। अब तुम्हारे पास अपने खुद के नोट्स तैयार हैं, चाहोगे इन सब में अगर लग जाओगे ना, तो ये आप विद इन 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स मैंने जरूरत से ज्यादा लिख दिया है, ठीक है? मतलब अगर अच्छी स्पीड में अगर चलोगे 3 महीने में निपटा दोगे। मैंने दुगना समय लिख दिया है वहां पे, है ना? तो तुम्हारी प्रिपरेशन अगर सोच रहे हो कि 2 साल या 3 साल प्रिपरेशन करना है, तो उसके 6 महीने, ये भी दुगना समय लिखा है। अगर हम बात करें अगर एक अच्छी स्पीड की, तो ये 6 नहीं, ये एक्चुअली 3 महीना है। इसको तुम 3 महीने में ये सब निपटा दोगे, और इस तरीके से निपटाओगे ना कि दिमाग में बैठ जाएगा। भूलने की तुम दिन भर कोशिश कर लोगे ना, तब भी नहीं भूल पाओगे, ठीक? ये सिंपल लॉजिक है। तो इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद आप चलेंगे स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ। आफ्टर दिस ओनली, okay, after you have done, okay, after you have completed your NCERT, then only you will move towards the standard books. Okay, so guys, this is what we have to understand. Okay, this is the very simple logic we have to understand, that is standard books only after NCERT. And then please try that you solve MCQs every day. At least मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि कोशिश करो 50 MCQs पर डे आपके सॉल्व हो रहे हैं। ओके, ऑलवेज मेक दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड कि 50 MCQs हमेशा होने ही चाहिए एवरी डे। इसके पीछे भी बेसिक मैथ्स है। बेसिक मैथ्स देखिए क्या है, मैं उस पर बातचीत करता हूं आपसे। ओके, बेसिक मैथ्स ये है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक साल में 365 दिन हो रहे हैं। चलो अब इस 365 दिन में ना हम पहले रियलिटी में बात करते हैं कि इसमें होली, दिवाली, रमजान, ईद, बकरीद, है ना, एनिवर्सरी, न्यू ईयर, क्रिसमस, ये सब, वैलेंटाइंस डे, सब आ गया, ठीक है? काट पीट के इसको हम ले आते हैं, 65 दिन इसमें से हम काट देते हैं, बचता है कितना हमारे पास? 300 दिन। लेट्स से तुम 3 साल की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है? तो 3 साल मतलब ये कितना हो गया? तो ये हो गया हमारे पास 900 डेज ऑफ माई प्रिपरेशन, ठीक? छुट्टी उट्टी काट के बात कर रहे हैं हम, चलो और हटा दो यार, 800 डेज ले लो, ठीक? एकदम काट पीट के मिनिमम, ठीक? अब अगर मैंने 800 डेज लगातार 50 MCQs किए हैं लगातार, वो भी 800 डेज, तुम चाहोगे तो ये 1000 डेज हो सकता है। ये तुम्हारे कैलिबर पर, तुम्हारे हार्डवर्क पर और तुम्हारे डेडिकेशन पर डिपेंड करता है कि अपने सपने को सच्चाई में तब्दील करने के लिए तुम कितने समर्पित हो, तुम कितने डेडिकेटेड हो, ये तुम पे डिपेंड करता है। तुम चाहोगे तो 365 के 365 दिन MCQ सॉल्व करोगे। यार MCQ ही सॉल्व करना है ना, ठीक है, 15 मिनट 20 मिनट लगेगा, कर देंगे, है ना? तो मैं तो मिनिमम मान के चल रहा हूं कि यार चलो ठीक है, बर्थडे, एनिवर्सरी, है ना, होता है, फेस्टिवल्स आते हैं, कभी तबीयत बीमार जो है हो जाती है, ठीक है, कभी जो है कहीं बाहर जाना पड़ जाता है, घर में कोई फंक्शन हो जाता है, कभी किसी दिन नहीं भी होता यार मन पढ़ने का, एक दिन छुट्टी ले लेते हैं। वैसे मैं बात कर रहा हूं, मैं 3 साल की प्रिपरेशन अगर लेकर चल रहे हो तो, ठीक है, तब भी कम से कम भी चाहोगे तो 800 दिन प्रोडक्टिवली पढ़ाई कर सकते हो, प्रोडक्टिवली, प्रॉपर। ओके, अब ऐसे में ना अगर तुम 800 में ना तुमने अगर कायदे से पढ़ाई करी है, ठीक है, रोज, और 50 MCQs भी रोज सॉल्व किए हैं, तो क्या हो गया? 8 5 40, ठीक है, और ये हमारे बच गए 30। 40,000 MCQs तैयार हैं तुम्हारे दिमाग में भाई साहब, 40,000 MCQs। मैथ्स कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। ये रहा, ठीक है, 3 साल की प्रिपरेशन, ठीक है, 365 इंटू 3 करोगे, राइट, तो ये पहुंच जाएगा 1100 के आंकड़ा पार। ओके, अब उसमें हमने 300 दिन काट दिए हैं भाई, यानी कि 1 साल तुम्हारा काट दिया है। 800 दिन ही पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, ठीक? उसके बाद भी तुम देखो
तो अगर रोज 50 एमसीक्यूज करते चलोगे तो 40,000 एमसीक्यूज तुम्हारे हो जाएंगे तुम्हारे एग्जामिनेशन से पहले। एग्जाम में आएगा कितना? 100। प्रोबेबिलिटी जरा निकाल के देखो, राइट? अगर ये 2 0 का मैं प्रोबेबिलिटी काट दूं तो कितना आ रहा है? 4000:1। आराम भाई। तुम अगर बैड लक तुम्हारे पीछे पीछे भी चल रहा है ना, तब भी कह देगा भाई सॉरी मैं जा रहा हूं। तुम्हारी तो प्रिपरेशन इतनी खतरनाक है कि तुमको कोई रोक ही नहीं सकता। ओके, वही खुद ही को करके बुलंद इतना चढ़ाओ जैसे तैसे, राइट? कि खुदा ने बंदे से खुद पूछा कि बता बंदे तेरी रजा क्या है, राइट? तो ये लेकर चलना है आपको, ये करना है अपने साथ। Got it everyone? So please do not make a fool of yourself। उन लोगों से दूर रहें जो कहते हैं आराम से पढ़ो। कतई नहीं, आराम की आदत मत डालने देना अपने दिमाग में। दिमाग में जंग लग गया, दिमाग को जंग से दूर करने के लिए कोई मशीन नहीं बनी है, कोई साइंस नहीं है अभी तक इस चीज के लिए। दिमाग खराब हो गया एक बार तो खराब ही हो जाता है, नहीं बन सकता। देख लो किसी भी एक इंसान को जो मानसिक रूप से कमजोर है, वो कमजोर है तो बेचारा सॉरी लेकिन कमजोर ही रहता है ना? ये सच्चाई है। दिमाग साइंस कितना भी आगे क्यों ना पहुंच गया हो, चांद तक पहुंच गया हो कहते रहे, लेकिन आज तक साइंस दिमाग को नहीं सही कर पाया है। तो अपने दिमाग को सही रखें, दिमाग को खराब ना होने दें, ठीक है? तो ये एक दास्तान है आपके सामने है। अब आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। एमसीक्यूज तो एक तरफ, अगर आप रोज आंसर भी लिखते हैं ना, if you keep on writing answers every day, so from 800 days into 2 answers per day अगर आप लिख लेते हो, ओके, 2 आंसर भी प्रतिदिन लिख लेते हो 800 दिन के मुताबिक। देखो ध्यान रखना जरा, मैथ्स को समझो। अगर मैं 365 को 3 साल से डिवाइड करता हूं, ओके, तो कितना आ जाता है मेरे पास? लगभग 1100 दिन आ जा रहे हैं। इसमें से तो 300 दिन काट दिए हैं ना, राइट? कितना बोला है? 800 दिन ही प्रोडक्टिवली पढ़ना है ना आपको। बीच में छुट्टियां, मैरिज फंक्शंस, एनिवर्सरीज, बर्थडेज, ये सब हटाकर बाकी ना 800 दिन। तो भी अगर 2 आंसर्स इनटू 800 डेज अगर आप लिखते हो तो कितना हो गया? 1600 आंसर्स आपने तैयार कर रखे हैं अपने खुद के, राइट? No one, I repeat, no one will come forward in front of your preparation. That means no one will be able to stop you from achieving and attaining your success in the most earliest days, in the most of the earliest time. समझे? तो जवाब आपके सामने है। सवाल जो कि हमने डिस्कस किया था कि कैसे बने कम से कम उम्र में आईएएस, ओके, जवाब ये रहा अब आपके सामने, ठीक है? इन्होंने करके दिखाया है कुछ इसी टेक्निक से, आप भी करके दिखा सकते हैं कुछ इसी टेक्निक से। ओके गाइस, सो आई थिंक आई हैव क्लियर्ड अप माय एजेंडा। मैंने अपनी बातें आपके सामने जो है स्पष्ट रूप से रख दी है। अब मर्जी आपकी है, डेडिकेशन आपका है, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन आपकी है। और एक बात ध्यान रखना, ये पंक्चुअल, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ये 3 चीजें अपने पास रखी है ना, तो ये लाल बत्ती वाली गाड़ी, ये आईएएस का टैग, और हो सकता है अगली तस्वीर तुम्हारी यहां लगी हो, ध्यान रखना, ठीक है? तो ओके गाइस, आई होप you have understood the agenda, the point for the session. Thank you so much for joining. अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ जानकारी अच्छी लगी हो आपको, तो एक लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और अगर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। और प्लीज कमेंट में अपना फीडबैक हमें जरूर बताएं, इंतजार रहेगा। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ठीक है, वंस अगेन, दिन खत्म करने से पहले, सेशन खत्म करने से पहले, आज दिन ईद का है, खूबसूरत सा त्योहार है, भाईचारे को प्रमोट करने वाला त्योहार है, एकता को प्रमोट करने वाला त्योहार है। तो लुकमान आईएएस की टीम से वापस से सेशन खत्म करने से पहले आप सभी लोगों को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे हमारे भाइयों बहनों को ईद मुबारक। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।